हेलो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ, जिसको बायो-सावर्ट लॉ भी कहा जाता है, और उसकी दो एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बायोट-सावर्ट लॉ जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं जिसमें करंट फ्लो कर रही है। हम जानते हैं कि एक वायर में जब करंट फ्लो करती है तो उसमें उसकी वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करता है बायोट-सावर्ट लॉ। तो यहाँ पे हमें बताता है कि कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा, जिसको हम dl लेंथ ले लेते हैं, इसकी वजह से किसी पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो उसका फॉर्मूला हमें बताता है ये लॉ। अब देखिए, उसे ही हम समझते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं डिस्टेंस r है यहाँ से यहाँ तक, और जो dl है उसके और r के बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। अब देखिए, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं छोटे से हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो हम यहाँ पे उसे लिखेंगे dB। अदरवाइज अगर पूरे कंडक्टर की बात की होती तो B से लिखते, तो यहाँ पे हम छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं तो dB लिखेंगे। तो ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितनी ज़्यादा करंट चलेगी इस वायर में, या हम कहेंगे इस छोटे से पार्ट में, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस पॉइंट पे। ये हमने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी देखा है कि जितनी ज़्यादा करंट वायर में चलती है उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर आपने नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और आप इससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो अब देखिए, दूसरा बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dl के। जितनी ज़्यादा ये लंबी लेंथ लेंगे dl, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे। उसके बाद बताता है कि dB जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। मतलब ये कि जितना आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होगी, जितना आप नज़दीक आएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद बताता है कि dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एंगल बनता है थीटा। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करूँ तो एंगल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और ऊपर शिफ्ट करूँ तो और एंगल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इन पॉइंट्स पे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है साइन थीटा पे। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगी इस छोटे से हिस्से की वजह से, और इस पॉइंट पे डिफरेंट होगी। ये डिपेंड करता है साइन थीटा पे, इस एंगल पे। तो अब देखिए, इन सब को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है कंप्लीट फॉर्मूला dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, यहाँ पे पहले k लिख लेते हैं कांस्टेंट, k इंटू IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो k की जो SI यूनिट, SI सिस्टम में वैल्यू होती है वो होती है, k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जब हम SI सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बनता है बायो-सावर्ट लॉ का। या हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है किसी भी पॉइंट पे एक छोटे से इंटरवल, छोटे से वायर के एक छोटे से पार्ट से, तो ये हमारे पास फार्मूला है। लेकिन हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमारे पास स्केलर फॉर्म में है, तो इसे हमने लिखना है कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में। तो अब हम पहले देखते हैं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उसके बाद हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। फिर चेक करेंगे क्या ये जो वेक्टर फॉर्म है ये हमें सेम डायरेक्शन देती है जो हम यहाँ से पहले से चेक कर पाए हैं। देखिए, हमने देखा है अगर एक वायर है हमारे पास, उसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो अंगूठा ऐसे रखा जाएगा, हाथ ऐसे टर्न किया जाएगा। तो हर पॉइंट पे, तो जैसे ये है हमारे पास एक कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी सर्कल की फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पे वही अप्लाई करें
तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी और इस पॉइंट पे अंदर की तरफ होगी, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ होगी। इसका मतलब अभी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी और पेपर पे हम इसको दिखाते हैं इस तरह से, क्रॉस की फॉर्म में, पेपर के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, और इस साइड बाहर की तरफ, तो बाहर दिखाते हैं हम डॉट इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अब देखिए, अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। पहले इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा आर क्यूब। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, डी एल जो है एक छोटा सा पार्ट है वायर का, ये वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन वो होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। अभी करंट ऊपर जा रही है तो डी एल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अगर करंट की डायरेक्शन नीचे होती तो डी एल की डायरेक्शन भी नीचे होती। तो यहाँ पे एक और चीज़ है आर, आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, तो ये भी एक वेक्टर है। हमें पता है अगर मैं ऐसे लिखूँ ए क्रॉस बी, ये होता है ए बी साइन थीटा की फॉर्म में, और ये भी वेक्टर होता है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, देखिए अगर मैं इस तरह से लिखूँ ए और बी, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम ए पे हाथ रखते हैं, बी की तरफ टर्न करते हैं तो अंगूठा बाहर है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी वो बाहर की तरफ होगी। और अगर यही होता है बी क्रॉस ए, तो फिर हमें बी पे हाथ रखना है और ए की तरफ टर्न करना है। ऐसे तो नहीं होगा, इसको ऐसे करना है, बी पे हाथ रख के ए की तरफ टर्न, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ है। वही हम यहाँ पे देखेंगे। अब डी एल आर साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे डी एल क्रॉस आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए डी बी, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की इस केस में वो है डी एल क्रॉस आर, मतलब डी एल ऐसे है और आर इधर की तरफ है, तो यहाँ पे हम डी एल पे हाथ रखेंगे, आर टर्न करेंगे, आर की तरफ हाथ टर्न करेंगे तो डायरेक्शन अंदर की तरफ है। इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, जो हमने पहले चेक किया था वही हमें ये इक्वेशन बता रही है। तो ये हमारे पास बनती है कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बायोट-सवार्ट लॉ की। तो अब हम इसको अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक हमारे पास एक सर्कुलर कंडक्टर है, उसमें सेंटर पे चेक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इसी लॉ के थ्रू। तो चलिए उस पे आते हैं। अब अब देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से, इसमें करंट फ्लो कर रही है I, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है।
तो हमने चेक करना है सेंटर पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और इसी लॉ के थ्रू हम चेक करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। देखिए करंट यहाँ से फ्लो करेगी तो यहाँ से वापस निकल जाएगी। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए हम उसी तरह से छोटा सा पार्ट लेंगे पहले इस वायर का, इसको नाम देंगे यहाँ पे DL, और इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा R। और उसी तरह से ये भी अब हमने करना क्या है, जितने भी ये यहाँ पे एक DL है, फिर नेक्स्ट DL, बहुत सारे DL है, तो पहले हमने इस पॉइंट से चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फिर इस पॉइंट से चेक करना है कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए इस पॉइंट पे DL नीचे की तरफ है और R जो है वो इधर की तरफ है। वही रूल लगाएंगे हम, यहाँ पे था DL क्रॉस R, DL ऊपर है और R नीचे, मतलब इस सेक्टर की वजह, इस वाले पार्ट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क देता हूँ, और इसकी वजह से अब देखना है DL क्रॉस R, यहाँ पे DL पे हाथ रखना है और R की तरफ टर्न करना है। इस तरह से DL पे हाथ रख के R की तरफ टर्न किया, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन इसकी वजह से अंदर की तरफ है। इसी तरह से जितने भी पार्ट हैं इस वायर के, सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इसका मतलब अगर हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे देखना है, सब इन सेक्टर की वजह से सबका जो मैग्नेटिक फील्ड है उस सब का सम करना है हमें। तब देखिए इस वाले सेक्टर की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, स्केलर फॉर्म में लगा रहे हैं इक्वेशन, तो R स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट की तरह है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में, सर्कल के केस में टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। चाहे यहाँ पे चेक करें या यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, हर टेंजेंट का रेडियस के साथ एंगल बनता है 90। तो साइन 90 हमारे पास होगा 1 के इक्वल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। μ0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए ये है एक इस छोटे से सेक्टर की, छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सबका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबका सम करना होगा, सारे DB का सम। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, वो हमारे पास B के इक्वल आएगा। तो इस साइड भी इंटीग्रेशन होगी, μ0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए एक चीज़, इंटीग्रेशन होती है सिर्फ जो चेंज हो रहा, जो क्वांटिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे μ0 भी चेंज नहीं हो रहा है और 4 पाई भी कांस्टेंट है। करंट जो इस वायर में चल रही है वो भी कांस्टेंट है। R स्क्वायर, देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी R है, तो सर्कल के केस में हर पॉइंट रेडियस जो है वो सेम होता है, तो R जो है हर जगह सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको, ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो मैं लिखूँगा μ0/4 पाई R स्क्वायर, बाहर निकलेगा I भी बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा खाली DL ये है। फिर नेक्स्ट DL। तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक सर्कल है, सर्कल के केस में यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना, सारे पार्ट्स को ऐड करेंगे। टोटल किसके इक्वल होगा, पूरे सर्कल की लेंथ के बराबर, सर्कल की इस लेंथ की बराबर, और ये होता है सरकमफेरेंस के बराबर, और सरकमफेरेंस होता है सर्कल का 2 पाई R। तो इसकी जगह आ जाएगा μ0/4 पाई R स्क्वायर I इंटू 2 पाई R। यहाँ पे एक R कटेगा, पाई कटेगा 2 और 2 यहाँ पे, तो हमारे पास बनेगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2R। ये हमारे पास बनता है मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर कंडक्टर की वजह से। तो ये हमें दिखता है कि करंट पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और रेडियस पे, जितना छोटा रेडियस होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सेंटर पे। तो अगर इसी तरह से मैं एक और सर्कल लगा दूं, 2 फिर 3 4 और n सर्कल्स इसी तरह बना दूं और एक के ऊपर एक रखूं, तो टोटल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सारे मैग्नेटिक फील्ड्स का सम होगा।
एक अगर सेम, देखिए एक सर्कल है जिसका रेडियस सेम है, दूसरा सर्कल है उसका भी उतना ही रेडियस है, n सर्कल्स मैंने जोड़ दिए, सब का रेडियस सेम है, सब में करंट सेम जा रही है, तो सब की एक एक की वैल्यू ये होगी, तो सब का सम करेंगे वो आ जाएगा बी एन से मल्टीप्लाई करके म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हो जाएगा हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड n ऐसे सर्कल्स की वजह से। तो ये थी पहली इसकी एप्लीकेशन। अब है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।